Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of October 2020. तो 15 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की, हमारे फेसबुक पेज की, इंस्टाग्राम पेज की लिंक है. आप वहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं. वी हैव स्टार्टेड गिविंग कंटेंट ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल. ठीक है, तो पहले तो हम सोशली इतने एक्टिव नहीं थे, बट नाउ आई हैव मेड अ सेपरेट टीम फॉर दैट, सो दे विल बी अपलोडिंग द कंटेंट देयर ऑल्सो. जो भी मैं उनको बता दूंगा या जो भी वो अपने उससे करेंगे, लेकिन दे विल बी अपलोडिंग सम क्वेश्चंस, सम कंसेप्ट, सम फैक्ट्स, एवरीथिंग दे विल बी अपलोडेड इन द टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज और आर फेसबुक पेज ऑल्सो. ओके, सो यू शुड जॉइन अस देयर एज वेल एंड प्लीज़ डू शेयर दैट ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हाँ, टेलीग्राम पेज के लिए कई बार लिंक काम नहीं करती, तो मैं आपको बता दूं कि आप जस्ट टेलीग्राम में टेम्स यूपीएससी सर्च कर लीजिएगा. टेम्स यूपीएससी. अगर आप केवल टेम्स यूपीएससी सर्च करेंगे तो द एग्जाम्स मेड सिंपल ऑफिशियल के नाम से पहला चैनल आता है, वो हमारा ही है. तो द टेम्स यूपीएससी बस आपको करना है, टेम्स यूपीएससी विदाउट स्पेसेस. So let's start with the questions first. पहला सवाल है, who among the following पल्लवा ruler built the shore temple at महाबलीपुरम. महाबलीपुरम में शोर टेम्पल इनमें से कौन से पल्लवा रूलर ने बनाया था? ऑप्शंस आर नरसिम्हा वर्मन 2, नंदी वर्मन 2, अपराजिता, महेंद्र वर्मन 1. दिस अ वेरी इजी क्वेश्चन. आपको बताना है किसने शोर टेम्पल बनवाया था महाबलीपुरम में. सेकंड क्वेश्चन इज, विच रॉक एडिक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म. इनमें से कौन सा रॉक एडिक्ट है जिसने कि अशोका के कन्वर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी टू द बुद्धिज्म? ऑप्शंस आर भाबरू रॉक एडिक्ट, कलिंगा रॉक एडिक्ट, तराई रॉक एडिक्ट या बराबर केव रॉक एडिक्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 इज, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता डायनेस्टी रूलर अडॉप्टेड द टाइटल कविराज. इनमें से कविराज का टाइटल किस गुप्ता रूलर? ऑप्शंस आर ए चंद्रगुप्ता 1, बी कुमार गुप्ता, सी समुद्र गुप्ता या डी स्कंद गुप्ता. ओके, सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई विल टेल यू द आंसर्स इन द एंड ऑफ द वीडियो. मैं एंड में आपको बता दूंगा. पहले कुछ फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स जो कि पीआईबी या एक्सप्रेस में रह गए थे एंड जो कि हमने मिस कर दिए होंगे क्योंकि हम हिंदू पढ़ते हैं, सो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ. लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो. पीआईबी से भी जो न्यूज़ आइटम्स है वही बताने दो मुझे, है ना. सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम के रिगार्डिंग. तो ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ग्रीन्स जो था, इट वॉज टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो. उसको टॉप स्कीम भी कहा जाता था क्योंकि ये स्कीम जब आई थी तो टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो के लिए आई थी, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ दीज टॉप क्रॉप्स थ्रू आउट द कंट्री अराउंड द ईयर, ताकि पूरे साल भर पूरे देश में इनकी कमी नहीं होनी चाहिए. टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत. इस स्कीम को जून 2020 में एक्सटेंड कर दिया गया टू कवर ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तब ये टॉप से लेकर के टोटल में कन्वर्ट हो गए. दिस बिकेम टोटल स्कीम आफ्टर द टॉप स्कीम. और ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसको किया गया था. तो ऑपरेशन ग्रीन्स याद रखिएगा, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो से स्टार्ट हुआ था टॉप स्कीम के नाम से, लेकिन बाद में वो जब कोविड-19 का टाइम आया तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उसको मतलब पायलट बेसिस पे टोटल स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब टू कवर ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज जो है उसने लॉन्च किया है इस स्कीम को. एंड NAFED जो नाफेड है, इट विल बी द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स. तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ये ऑपरेशन ग्रीन्स है ये कौन से स्कीम मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत है. एंड नाफेड NAFED इज द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स. आपके लिए क्वेश्चन ये है कि नाफेड के बारे में मुझे बताइएगा, ठीक है ना. नाफेड के बारे में कब फॉर्मेशन हुआ, किस तरह की बॉडी है, स्टैट्यूटरी है कि किस तरीके की बॉडी, आपको बताना है. दिस इज अ क्वेश्चन टू यू ऑल्सो, ठीक है ना. तो ये एक पहली न्यूज़ आइटम थी जो कि आपको जानना जरूरी है. बाकी आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बिल्कुल फैक्चुअल है वो पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिए. चैंपियंस पोर्टल, जैसे आपको पता होना चाहिए आपको पहले कि MSME सेक्टर से रिगार्डिंग है चैंपियंस पोर्टल. अब इन्होंने जो मिनिस्ट्री है आपकी उसने लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्ट्रेंथनिंग की है. MSME मिनिस्ट्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्ट्रेंथनिंग की है इन द MSME सेक्टर. ये आपको याद रहना चाहिए. ऑपरेशन एक्सरसाइज सुरक्षा कवच. एक्सरसाइज सुरक्षा कवच है ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज बाय आर्मी एंड द पुलिस. ओके, चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन पढ़ लेना इसको, बाकी चीज़ें आप बाद में. लेकिन अब याद रखने वाली चीज़ क्या है? एक्सरसाइज सुरक्षा कवच किसके किसके बीच में? ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज है बाय आर्मी एंड पुलिस. आर्मी एंड पुलिस के बीच में है.
ट्राइफेड, IIT कानपुर एंड छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन हैज़ लॉन्च द टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव। तो टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ट्राइफेड, IIT कानपुर एंड छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन के द्वारा इन्होंने लॉन्च किया है टेक फॉर ट्राइबल्स। टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव बेसिकली एक इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, इन एसोसिएशन विद द छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन और IIT कानपुर। याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी याद रखेगा। ट्राइफेड और जो ये हैं इन्होंने मिलकर के बेसिकली ये जो टेक फॉर ट्राइबल्स है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है ताकि ट्राइबल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में लाया जा सके, जैसे वन धन विकास केंद्र आज तक ये लाया जा सके। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके अंतर्गत की जाएगी। ट्राइफेड आप सबको पता होना चाहिए कि इस्टेब्लिश की गई थी 1987 में। ट्राइफेड वॉज इस्टेब्लिश इन 1987 अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1984। तो 1984 का एक्ट था और 1987 में ये बना था। आगे ये देख लो, प्राइम मिनिस्टर टू रिलीज कम्मेमोरेटिव कॉइन्स ऑफ ₹75 डिनोमिनेशंस टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ फाओ। तो 75 साल पूरे हो रहे हैं फाओ को। फाओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज़ एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है एंड इट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर को डिफीट करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स प्ले करता है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 16 अक्टूबर 1945 को यह बना था। इट वॉज फॉर्म्ड इन 16 अक्टूबर 1985। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। देयर गोल इज टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। इनका गोल क्या है? टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। याद रखिएगा ये चीज़, है ना। तो दिस वॉज फ्रॉम द PIB पार्ट। एक्सप्रेस का भी एक न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज न्यू शेफर्ड? न्यू शेफर्ड अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, इट्स अ न्यू रॉकेट सिस्टम विच हैज बीन बिल्ट बाय ब्लू ओरिजिन। ठीक है ना। तो ब्लू ओरिजिन ने एक न्यू रॉकेट सिस्टम बनाया जिसका नाम है न्यू शेफर्ड। इट्स अ रॉकेट सिस्टम मेंट टू टेक टूरिस्ट टू स्पेस, सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स 7th टेस्ट लॉन्च। तो ये रॉकेट सिस्टम है जो कि क्यों बनाया गया? ताकि टूरिस्ट को स्पेस पे ले जाया जा सके। ठीक है ना। और इसकी जो टेस्ट फैसिलिटी है टेक्सास में है और इसको न्यू शेफर्ड कहा जाता है। ठीक है ना। इट्स अ रॉकेट सिस्टम बिल्ट बाय ब्लू ओरिजिन, याद रखेगा। सो दीज आर द फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताना जरूरी समझा। PIB एक्सप्रेस के भी कुछ फैक्ट्स है। दूसरी भी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें, जैसे कि इसमें दूसरी जो न्यूज़ है वो है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट ऑफ गुजरात। तो ये आप एक बार वेबसाइट में आकर के वहाँ पे पूरा कंटेंट है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। सो दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो। इसमें मूव करते आज के पेपर में, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो फ्रंट पेज से तो आज कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी। ओके, वैसे आज की जो न्यूज़ आइटम स्टार्ट होंगे वो एडिटोरियल से स्टार्ट होंगे। सो लेट मी डिस्कस द एडिटोरियल्स। कौन से हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है वीक लिंक इन द एलिमेंट्री एजुकेशन चेन। दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल विच वी विल डिस्कसिंग। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेंस में पूछी जा सके, क्योंकि ये नॉर्मल जस्ट कोविड-19 के टाइम की चीज़ है और ये ऐसी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है ना। फिर जो तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है RBI ट्यून्स इनटू द इकोनॉमी। ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, RBI ट्यून्स इनटू द इकोनॉमी। तो सबसे पहले वीक लिंक इन द एलिमेंट्री एजुकेशन चेन, इस आर्टिकल की बात कर लेते हैं। वीक लिंक इन द एजुकेशन चेन। तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखिएगा, इसमें ये पहले डेटा दिया गया है, एक डेटा दिया गया है कि कितने लोग NGO में काम करते हैं और कितने लोग एजुकेशन में। तो अगर हम बात करें कि 2015 का एक डेटा आया था, 2015 में डेटा ये आया था कि 15 लाख लगभग स्कूल्स हैं, 15 लाख स्कूल्स आ देयर, और उस समय NGO आई थी 31 लाख, 31 लाख NGO थी। मतलब कि स्कूल्स से ज़्यादा इंडिया में NGOs हैं। 15 लाख स्कूलों पे 31 लाख NGO काम कर रहे थे, डबल से भी ज़्यादा NGOs काम कर रहे थे। इसके अलावा ऑथर ने यह भी बोला कि लगभग अगर हम डेटा निकालें तो लगभग 12 लाख NGO वर्कर्स ऐसे हैं जो इंगेज्ड हैं एजुकेशन फील्ड में, है ना। 12 लाख NGO वर्कर्स हैं जो कि इंगेज्ड हैं एजुकेशन की फील्ड में। अब एजुकेशन की फील्ड में कैसे इंगेज्ड हैं? या तो स्कूल एजुकेशन में इंगेज्ड हैं या फिर वो इंप्रूव कर रहे हैं टीचर्स की क्वालिटी को। टीचर क्वालिटी को भी कुछ NGOs इंप्रूव करते हैं जो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम, ये सब चीज़ें करते हैं। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। अब ऑथर ने यहाँ पे ये बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एडिटोरियल की है, ऑथर ने कहा है कि NGOs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डायरेक्टली टीचिंग के थ्रू भी, क्लासरूम्स में डेमोन्स्ट्रेशंस दे करके भी, दूसरा टीचर्स को ट्रेनिंग दे करके। जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स है, CPDT एक टर्म यूज किया गया है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। आप ये टर्म आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको CPDT भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स। तो कंटिन्यूअस जो टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसमें भी NGOs काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय एनुअल इन सर्विस ट्रेनिंग, जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करा करके, पेडागॉजी इंप्रूवमेंट वर्कशॉप्स करा करके तरीका और ये सब चीज़ें चेंज की जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें NGOs बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब जैसे की डॉक्यूमेंट क्या होते हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए इंडिया में, की डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 4 की डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं। पहला है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 का, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 का, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन 2009 का NCFTE, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की अभी आई है। इसके पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 की चल रही थी हमारे यहाँ, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब ऑथर ने कहा कि इन डॉक्यूमेंट्स में कई बार अगर आप पढ़ो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज का यूज़ किया जाता है। देखो डॉक्यूमेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब जैसे इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, टू यू, अब क्या लिखा है देखो यहाँ पे, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन इन अ चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर्ड मैनर। तो इसका मतलब है कि व्हाट इज चाइल्ड डिस्कवरी, लर्निंग टू एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है। इसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, उसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉगी का नाम लिखा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉगी। अब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉगी क्या होती है और कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने बताई कि ये समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इवन NGO वर्कर जो है उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उनको अगर ट्रेनिंग देनी है तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। तो ऑथर ने वही कहा है कि बहुत सारी, देखो इतने ज़्यादा 12 लाख NGO के वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा काम करे तो आपको जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है वो काम करना पड़ेगा। इसीलिए ऑथर ने सजेस्ट किया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ना केवल NGO वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, प्लस टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, तभी आप एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम बना पाओगे। दूसरा जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वह RBI ट्यून्स इन द इकोनॉमी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने बोली कि RBI का जो सबसे पहला मेन काम रहता था अभी तक वो था इन्फ्लेशन टारगेटिंग। RBI हमेशा खुद को इन्फ्लेशन टारगेटिंग से जोड़ के रखती थी। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, 4+- 2% के बीच में आपको इन्फ्लेशन की रेंज रखनी है। 4+- 2 मतलब 2 से लेकर के 6% के बीच में आपको इन्फ्लेशन रखना है। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा है, लेकिन इस बार अभी थोड़ा सा RBI की वर्किंग में शिफ्ट देखने को मिला है कि RBI अब केवल इन्फ्लेशन टारगेटिंग में ध्यान नहीं देता, बल्कि डिमांड को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है, और डिमांड के साथ साथ वो जो ग्रोथ है कंट्री में उसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। अब ऑथर ने यहाँ पे एक फिलिप्स कर्व का नाम दिया जो कि अपोजिशन में चलता है। फिलिप्स कर्व क्या है बताता हूँ। देखो फिलिप्स कर्व इज अ कर्व बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखो इन्फ्लेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आपका एक्स क्वाड्रेंट है उसमें उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिखा हुआ है। तो ऑथर ने, जो फिलिप्स थे, AW फिलिप्स थे, विलियम फिलिप्स बोलते थे इनको, इन्होंने एक चीज़ बोली कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है किसी कंट्री में, देखो इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है ना, तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा। मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट तब डिक्रीज होता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। मतलब अगर आप ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करोगे तो देखो सिंपल सा मैं आपको कोरिलेशन बताता हूँ कि ग्रोथ अगर आप बढ़ाने जाओगे, ग्रोथ इंक्रीज करने जाओगे, तो आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। जो मैंने कल भी आपको बताया था ना कि आप ग्रोथ को या तो बढ़ा सकते हो या इन्फ्लेशन को घटा सकते हो। इन्फ्लेशन टारगेटिंग में इन्फ्लेशन को घटाया जाता है, तो इन्फ्लेशन को अगर आप घटाना चाहते हो तो आपको थोड़ा ग्रोथ को भी घटाना पड़ेगा। अगर आप ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो तो आपका इन्फ्लेशन भी इनडायरेक्टली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जब ग्रोथ बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो लोग ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, तो उसका प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो वही वाली बात है कि ग्रोथ के इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन का इंक्रीज होता है और इंप्लॉयमेंट बढ़ता है। इंप्लॉयमेंट बढ़ता है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। तो वही 3 कर्व मैं आपको बता रहा था। ये अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से कंफ्यूज मत हो जाना, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट घटना मतलब एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग, दैट मीन्स ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स आपका एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग। दीज आर द थिंग्स। और यहाँ पे देखो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि एक्स इसमें है, उसमें एक्सेस में, तो ये बहुत ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। लेकिन देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना कम है। इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कम है अगर, इसका मतलब है ग्रोथ कम है, इसका मतलब है प्रोडक्शन कम है, इसका मतलब है डिमांड कम है, इसका मतलब है कि लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं रखेंगे कंपनीज। तो ये फिलिप्स कर्व मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ जो न्यूज़ आइटम्स और आई हैं वो बता देता हूं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज़ थी वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के ऊपर न्यूज़ आई थी। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में बता दूं तो इसमें 54 मेंबर कंट्रीज है, 54 मेंबर कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस कॉमनवेल्थ एंड दीज आर वॉलंटरी एसोसिएशन है ये। कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज हैं दे आर बेसिकली द ब्रिटिश एम्पायर। जो कॉलोनीज थी ब्रिटिश एम्पायर की, दीज वर दोज कॉलोनीज, ठीक है ना।
एंड लास्ट कंट्री जो ज्वाइन की थी कॉमनवेल्थ को रवांडा थी 2009 में। एनी कंट्री कैन ज्वाइन द मॉडर्न कॉमनवेल्थ। यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमनवेल्थ की वेबसाइट में खुद लिखा है कि एनी कंट्री कैन ज्वाइन द मॉडर्न कॉमनवेल्थ। तो अगर आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट देके दे दे कि एनी कंट्री कैन ज्वाइन द मॉडर्न कॉमनवेल्थ, तो इसको सही कर देना, गलत मत करना, ठीक है ना। Commonwealth is often described as the family of nations. At the heart of this family are three intergovernmental organization. इसमें कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट है, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग है, ठीक है ना। बना कब था ये? तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो 1949 में, 1949 में बना था, 1949 में बना था, और लंदन डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया था। इसको लंदन डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया था। दीज मेंबर्स आर फ्री एंड इक्वल, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दैट, ठीक है ना। अब ये मेंबर देखो चौमन है, एंटीगुआ, बारबुडा, और आपका ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलीज, बोत्सवाना, ब्रुनेई, कैमरून, कनाडा, डोमिनिका, फिजी, गैम्बिया, घाना, ग्रेनाडा, गुयाना, इंडिया, जमैका, केन्या, किरिबाती, लेसोथो, मालावी, मलेशिया, माल्टा, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाउरू, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पापा न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, रुवांडा, समोआ, सिशेल्स, सियरा लियोन, सिंगापुर, सोलोमन आइलैंड्स, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, क्रिस्टोफर एंड नेविस, ल्यूसिया, सेंट विंसेंट, स्वाजीलैंड, बहामास, टोंगा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तुवालू, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, वनुआतू, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ये दिख रहा है आपको कि ये कनाडा है, ठीक है ना। इस तरीके से अफ्रीकन नेशंस हैं, ये इंडिया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये इसके मेंबर कंट्रीज हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू शुड रिमेंबर दीज ऑल्सो, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे मूव करते, एंटीसिपेटरी बेल भी आई थी आज न्यूज़ में, तो मैं बताता हूँ एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट सेक्शन 438 सीआरपीसी में दिया गया। सीआरपीसी का सेक्शन 438 जो है वो एंटीसिपेटरी बेल से रिगार्डिंग है ना। एंटीसिपेटरी बेल टर्म लेकिन कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, एंटीसिपेटरी बेल टर्म कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। एंड this provision allows a person to seek bail in anticipation of an arrest on accusation of having committed to a non-bailable offense। अगर किसी ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो वो एंटीसिपेशन में, उस अरेस्ट के एंटीसिपेशन में वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। दिस इज एज पर सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी। सीआरपीसी का सेक्शन 438 है, वो है। एंटीसिपेटरी बेल जो थी वो पार्ट बनी सीआरपीसी का 1973 में, जब 41st लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई 1969 में। 1969 में 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट आई और उसने रिकमेंड किया एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन फॉर लिबर्टी एंड ऑल, तो जाकर के ये बनाया गया, ठीक है ना। जब ओरिजिनल ओल्ड सीआरपीसी 1898 का देखेंगे तो उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, फिर सेक्शन 438 बाद में इन्वॉल्व किया गया, ठीक है ना। यहाँ देखो एक 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच 1980 केस था, गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इट इंटरप्रेटेड दैट द पावर टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल इज कास्ट इन वाइड टर्म्स एंड शुड नॉट बी हेज्ड इन थ्रू नैरो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इट हेल्ड दैट कोर्ट्स कुड इम्पोज कंडीशंस विच वर एप्रोप्रिएट। तो कंडीशंस भी लगा सकता है। ये केस याद रखा है, गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है। ये आपका केस है किससे? एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड, ठीक है ना। 1969 की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसने ज़रूर कहा था कि आप एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न ला सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। अगली जो न्यूज़ है वो है दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में। अब ये स्कीम जो है बेसिकली आपको दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में आप सबको पता होगा। अब अभी इसमें कुछ चेंज किए गए हैं जिससे जम्मू कश्मीर की लगभग 10.58 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ठीक है ना। आजीविका मतलब क्या है? NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कब लॉन्च की गई थी? 2011 में लॉन्च की गई थी। अभी क्या हो रहा था, कुछ टेक्निकल कारणों से जम्मू कश्मीर की महिलाओं को प्रॉपर इसका यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो अब उन्होंने कुछ चेंज किए हैं जिसके कारण से लगभग 10.58 लाख महिलाओं को इससे फ़ायदा होगा। सो दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड एक और चीज़ याद रखिएगा, इन्वेस्टेड इसमें जो सपोर्ट है थोड़ा सा NRLM में, वो वर्ल्ड बैंक का भी दिया गया है। उसी तरीके से एक प्रोग्राम और न्यूज़ में आया था, वो है स्टार्स प्रोग्राम। इस STARS स्टार्स प्रोग्राम। व्हाट इज दिस स्टार्स? दिस इज स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्स इज स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ये है फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स। 6 इंडियन स्टेट्स में क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करना है। लगभग 250 मिलियन स्टूडेंट्स को, 1.5 मिलियन स्कूल्स को एंड ओवर 10 मिलियन टीचर्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। ओवरऑल ये सबको बेनिफिट करेगा, ठीक है ना। स्टार्स प्रोग्राम जो है
इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन वर्ल्ड बैंक प्लस इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक इसमें मदद देता है, हमको याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक मदद देता है। दूसरे एस्पेक्ट्स क्या है, दिस प्रोग्राम विल इंप्रूव डेटा एंड असेसमेंट सिस्टम एट द नेशनल लेवल एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम। जो टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स उनको इंप्रूव करने का काम करेगा। स्टूडेंट्स 6 स्टेट्स में वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स के चाइल्डहुड के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। प्लस दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट ऑल्सो। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट भी इसके अंतर्गत है, तो वो भी इसमें भी ये मदद करे। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर अंडर दिस स्टार्स प्रोग्राम। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब हम आते हैं, एक बार आपको क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे उसके आपको आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका क्वेश्चन पूछा था कि शोर टेम्पल किसने बनाया था, तो इसका आंसर है नरसिम्हा वर्मन 2। रॉक एडिक्ट कौन सा है जिसमें अशोका कन्वर्जन की बुद्धिज्म के, तो भाबरू रॉक एडिक्ट है। एंड कविराज का टाइटल आपका समुद्रगुप्त ने लिया था, तो कविराज का टाइटल जो था वो समुद्रगुप्त ने लिया था, इसको याद रखना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आज टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। आप प्लीज़ वीडियोज़ को इसी तरीके से लाइक करते रहिए एंड शेयर करते रहिए, एंड वी विल बी कमिंग अप विद मोर सच कंटेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।